नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आपका साथी सच का पहरेदार और आप देख रहे हैं टीजीपी मीडिया द गोल्डन भारत। आइए, जमीन में बैठे जमींदार, जमीन को अड़ में जमींदार और गद्दी में बैठे गद्दार को छोड़कर जितनी दूर भी हमारी आवाज जा रही है, हम आप सभी छत्तीसगढ़ के 1.5 करोड़ जनता के साथ साथ हमारे भारत देश के सभी नागरिकों को मिलाने जा रहे हैं हमारे क्षेत्र के एक ऐसे सितारे से जिसका नाम है रवि तिवारी। आइए, आप देख रहे हैं कैमरा में हमारे साथ रवि तिवारी जी। रवि तिवारी जी, कैमरा आपके सामने है। हमारे सभी दर्शकों को आप नमस्कार कीजिए। टीजीपी मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। ये वीडियो और ये इंटरव्यू लेके आना बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी भी था क्षेत्र के लिए। वो इसलिए कि हमारे क्षेत्र में ये जो सिमगा जो ब्लॉक है, बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत का जो ये सिमगा जो ब्लॉक है, मैं बताना चाहूंगा जहां तक तिवारी जी 104 पंचायत आते हैं और इस 104 पंचायत को हाँकने के लिए 3-3 थाना और 2-2 जो है चौकी जो है हमारे इस सिमगा थाने में। और हमारे सिमगा थाना इसलिए पॉपुलर है क्योंकि सिमगा थाने के अंदर तमाम नए कंपनी खुल रहे हैं और रवि तिवारी एक ऐसे नाम उभर के आए हैं जो युवा कांग्रेस की ओर से जाने और पहचाने जाते हैं क्षेत्र में। रवि तिवारी जी, टीजीपी मीडिया में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, ये जो एक अवेयरनेस वीडियो जो रहती है, जो हमारे लोगों को जो ज्ञानवर्धक चीजें जो बतलाती है और साथ ही साथ हम उनको सतर्क करते हैं किसी भी चोरी या डकैती या जो है जो होलसेल उनके साथ जो ठगी हो जाती है, ऐसे चीजों को लिए जो है अवेयरनेस वीडियो जो है बनती है। और मैं आपका जो इंटरव्यू है वो अवेयरनेस वीडियो के रूप में है। वो इसलिए है क्योंकि आपका जो है उम्र बहुत कम है, आपका उम्र बहुत कम है और क्षेत्र में आपकी राजनीति जो है पकड़ जो है मजबूत है और क्षेत्र में आपको जाना और पहचाना जाता है। ये जानने से पहले मैं आपका छोटा सा जीवन परिचय जानना चाहूंगा सर कि आप कहाँ जन्मे, कैसे, किस सिचुएशन थी आपकी घर गृहस्थी की और आपकी प्रारंभिक शिक्षा क्या थी सर, लोगों को बताएं। सबसे पहले तो मैं द गोल्डन भारत के पत्रकार भाई रामेश्वर और पूरे चैनल टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि ये मेरा राजनीति 1 दशक से ज़्यादा की राजनीति में मेरा पहला इंटरव्यू है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केसदा में पला बढ़ा हूँ और केसदा में मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई है और केसदा से हम राजनीति की शुरुआत की है। हमारी पहली राजनीति जो है चक्का जाम से शुरू हुई थी, जो आज भी जारी है। आपकी जो घर गृहस्थी है वो कैसे चलती थी? आपकी साइन परिवार से बिलोंग करते हैं कि प्रोफेशनल है, ये बताएंगे। अब ऐसा है कि हमारे दादाजी जो है क्षेत्र के बाजार ठेकेदार, नाका ठेकेदार थे, तो उन्हीं के हम सानिध्य में रहे हैं और कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे, तो उनको देखकर हम बड़े हुए हैं। उनके कार्यशैली, उनके क्रियाकलापों को हम बचपन से देखते रहे हैं, तो देखते देखते हमें भी लगा कि क्यों ना हम भी दादाजी के जैसे राजनीति करें अपने क्षेत्र में। और कहना चाहिए किसान परिवार भी नहीं कह सकता हूँ, एक मध्यम सामान्य परिवार से आता हूँ और राजनीति ही मेरा मुख्य पेशा है। तो अभी जो है कहा जाए कि आप बिना पद में रहे, बिना पोस्टर से, आपको किसी भी प्रकार की या कोई बड़ी जो है वो आपके पास नहीं, आप दिखावा नहीं करते, नहीं आप किसी भी प्रकार के पद में रहे, नहीं आपको पोस्टर में देखा गया। हाँ, एक चीज है, आपको क्षेत्र में जो है संघर्ष करते हुए देखा गया है, तो ऐसे क्यों? मेरी राजनीति रुचि जो है रायपुर से शुरू हुई, तो मैं शुरू में रायपुर में वहाँ प्रदेश कार्यालय में जाता था, तो पटेल जी, कर्मा जी ये सभी वहाँ रहते थे। तो अभी जो जितने युवा कांग्रेसियों में देखता था, तो उनकी पूरी ऊर्जा जो है पोस्टर लगाने में, बैनर की डिजाइन करने में, रंग में अपनी पूरी ऊर्जा उसी में खपा देते थे। पद को लाने में, पद को प्रचार करने में, पद का मुझे लगता था कि युवा हूँ, बैनर, पोस्टर और पद और किसी राजनेता के पीछे अपनी ऊर्जा खराब करने से अच्छा है कि गांव में जाकर एक नए तरह के अपन नए प्रयोग से राजनीति करें। और उस प्रयोग को हम आज भी जारी रखे हुए हैं ताकि हमें न लगे कि हम पद और पोस्टर की सारी राजनीति है, बल्कि अगर हम क्षेत्र की जनता की समस्या बिना पद बिना पोस्टर की उठाते तब भी हमें जनता उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान करती है। सर, जो है क्षेत्र में जो है लगातार 5 से 7 सालों में जो है कम से कम आपने 4 दर्जन से अधिक जो है कंपनियों के खिलाफ
जो है आंदोलन किए हैं। अमूमन कांग्रेस की पिछले अभी जो है 2 साल एक साल 1.5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, और कांग्रेस की सरकार होते हुए भी आपने लगभग 4 दर्जन कंपनियों के खिलाफ जो है आपने आंदोलन धरना दिया है और आपने जेल यात्राएं भी की है। तो इस जो आपकी जो वो थी संघर्ष करने का दौर था, उसमें सबसे कठिन परिस्थिति का दौर, सबसे कठिन जो है कौन सा आंदोलन था जिसको आपने किया? माफी चाहूंगा, यहाँ आंकड़े थोड़ी सी आप ज्यादा कर दिए। दरअसल अपने पूरे जीवन में 2 दर्जन से ज्यादा आंदोलन नहीं किया हूँ। कंपनी के खिलाफ हम 5 साल लड़ते रहे, क्योंकि मेरे राजनीतिक जीवन में आने के बाद, राजनीतिक जो है सार्वजनिक जीवन में आने के बाद कभी भी सभी तरह के हमें अनुभव मिला, लेकिन उद्योग से कैसे हमको वार्तालाप करना है, कैसे हमको दोस्ताना व्यवहार रखना है, कैसे सरकार और जनता के तालमेल बना के रखना है, पार्टी को भी संगठन को भी साथ लेकर चलना है, तो हमें आइडिया नहीं था। हम सिर्फ कहना चाहिए अति उत्साह कर सकते हैं या फिर अपनी एक जिम्मेदारी कर सकते हैं। क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्ता सत्ता पक्ष के होने के नाते कई सारी छोटी छोटी गलतियों को हम नजरअंदाज करते गए, बड़ी गलती बनती गई, बड़ी गलती को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे गाँव का है मामला। तो लगातार हम अपने ही सरकार, अपने ही संगठन से कहना चाहिए बगावत कर हम आंदोलन किए हैं और बहुत अच्छा अनुभव रहा। भले इस सिस्टम को ये लगे कि इसमें हमारी हार हुई होगी या हम हताश निराश हो गए, तो ऐसा नहीं है। हम जब से राजनीति में आए कभी कंफर्ट जोन में राजनीति की नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूंगा कि युवाओं को कंफर्ट जोन में रह के राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। जितना हो सके हमें अनकंफर्टेबल जोन में रह के राजनीति मामला। तो लगातार हम अपने ही सरकार, अपने ही संगठन से कहना चाहिए बगावत कर हम आंदोलन किए हैं और बहुत अच्छा अनुभव रहा। भले इस सिस्टम को ये लगे कि इसमें हमारी हार हुई होगी या हम हताश निराश हो गए, तो ऐसा नहीं है। हम जब से राजनीति में आए कभी कंफर्ट जोन में राजनीति की नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूंगा कि युवाओं को कंफर्ट जोन में रह के राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। जितना हो सके हमें अनकंफर्टेबल जोन में रह के राजनीति करनी है और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और लगातार हम आंदोलन किए, कामयाब भी हुए हैं। 170 रुपया महिलाओं को दिया जाता था, 230 रुपया पुरुषों को दिया जाता था। आज सभी का 400 रुपये से ऊपर है रोजी। पहले PFPSI का नहीं था, हेलमेट और जूते और कहना चाहिए कुछ जरूरी उपकरण जो सुरक्षा के इंतजाम उतने नहीं थे। आज कहीं ना कहीं हम उस लड़ाई को जीते हैं। हम लगभग अपोलो पहली ऐसी कंपनी जहां स्थानीयों को लगातार, या इस क्षेत्र में आप देख सकते हो, बाउंड्री वाल का काम हो, मुरूम का काम हो, रेती का काम हो, ईटा गिट्टी का काम हो, वृक्षारोपण का काम हो, लगातार सभी तरह के काम को आज लगभग स्थानीय युवा ही कर रहे हैं। जिला बदल आपको क्यों किया गया, किसने रोका और वहाँ की जो अनुभव है कैसे रहा, इसके बारे में बतलाएंगे। देखो, जिला बदल मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और सच कहूं तो जिला बदल हुआ मुझे इसका दुख नहीं है, अपने ही सरकार में हुआ इसका ज्यादा दुख है। क्यों हुआ तो वो दुख है उनका तो, लेकिन हुआ क्यों? कुछ भी रहे, हम रमन सरकार का विरोध करके सरकार में आए थे, लेकिन रमन सरकार में बकायदा साल में 2 बार ग्राम सभा और जन सुनवाई का महत्व रखा जाता था। हमारी आवाज को दबाया नहीं जाता था और ग्राम सभा लगातार करते थे। हम ग्राम सभा में उद्योग का विरोध कर दिए तो जन सुनवाई नौबत नहीं आती थी, जन सुनवाई में अगर विरोध कर दिए तो कंपनी खुलने की नौबत नहीं। लेकिन भूपेश सरकार में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। लगातार वो पंचायती राज अधिनियम की धज्जियां उड़ाते रहे। हमारे हारने का मुख्य कारण यही है कि पंचायती राज अधिनियम का कहीं पालन नहीं हुआ। सरगुजा से लेके बस्तर से लेके रायपुर संभाग, आप जहां देख लो कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा जहां कहीं पंचायत में जनता को भरोसे में लेकर सरकार द्वारा काम किया गया हो। और जिला बदल को रोकने में देखिए, मेरा दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए कि जिस शिवरतन शर्मा जी का मैं 1 दशक से ज्यादा विरोध करता रहा, वो व्यक्ति ऐसे मेरे बुरे समय में वो सभी विवाद, सभी मतभेद और मनभेद को भुला के उन्होंने खुद ये सोचते हुए कि हमारे जैसे कार्यकर्ता की क्षेत्र को जरूरत है, पार्टी कोई भी रहे, वो चाहते हैं कि ऐसा लड़का जो है सक्रिय भूमिका में, चाहे विपक्ष में पक्ष में, हम एक्टिव रहते हैं। तो उनको लगा कि इसको रहना चाहिए, तो वो रोकने में हमारी पूरी भरसक मदद की है। शिवरतन शर्मा भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जिनका मैं 1 दशक से ज्यादा विरोध कर रहा था। हाँ, और लगभग जिला बदल कराने में मेरे सत्ता पक्ष के कई बड़े नेता इसमें शामिल थे। कांग्रेस, आप भी कांग्रेस थे और कांग्रेस के ही लोग आपको जिला बदल। हाँ, इसमें लगभग सभी बड़े नेता, क्योंकि
बड़े नेताओं को मैं इस बात की जानकारी देते रहा कि यहाँ पर गलत हो रहा है। देखिए, हम जैसे लोग चक्का जाम, तोड़ फोड़ या फिर गेट जाम, ऐसा हमारा रिकॉर्ड रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं बलपूर्वक हम, लेकिन ये पहली बार था अपने सरकार में जब हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन किए। जैसे कि आमरण अनशन लगातार 3 बार हम आमरण अनशन किए, तीनों बार हमें जेल ले जाएगा, हमें उसका दुख नहीं है, लेकिन 3 बार आमरण अनशन के बाद हमारा जिला बदल कर दिया। यानी गांधीवादी से खुद कांग्रेसी डर रहे हैं। यानी गांधी के परिवार नहीं, गांधी के विचारों पर चलने वाली पार्टी खुद गांधीवादी तरीके से लड़ने वाले युवाओं को इस तरह से बलपूर्वक हटाया गया और जिला बदल भी किया गया। देखिए कितने शर्म की बात है, जबकि इनको समझना चाहिए कि हमारी सरकार है, 70 से ज्यादा सीट है, लेकिन हमारे भाटापारा में कांग्रेस का विधायक नहीं था। हमको कितना खराब लगता था कि हम 15 साल अपने सरकार लाने के लिए हम लड़े हैं और पूरी सरकार 70 से ज्यादा सीट लाए, लेकिन हमारे भाटापारा में कांग्रेस का विधायक नहीं था। तो ये जो मेरा कहना चाहिए, निजी तौर पे मुझे अंदर से कचोटता था ये बात। तो मुझे लगा कि यहाँ पर सत्ता में है, विधायक नहीं है, तो मैं लगातार आंदोलन करता रहा, छोटी छोटे मुद्दे को लेकर पब्लिक को, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, आंदोलन के माध्यम से, सड़क में हो, चाहे मंच के माध्यम से हो, लगातार अपनी बात रखते रहा। और यही कारण है कि हम जैसे गांव-गांव में जाकर लड़े हैं। तब कहेगा कांग्रेस का तो विधायक आ गया भाटापारा में, लेकिन आज सरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 साल सिर्फ और सिर्फ सत्ता भोगने का काम हुआ है। कहीं पर भी ऐसा हमें नहीं लगा कि हमारी सरकार है, हम यहाँ जो चाहे करवा ले पब्लिक के हित के लिए, ऐसा किसी भी कार्यकर्ता को नहीं लगा। सभी के सभी बड़े नेता जो है सिर्फ सत्ता के सुख में और एक दूसरे टांग खींचो और कैसे ये सीएम बनेगा, वो मंत्री बनेगा, सब सभी के सब। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिना पद की राजनीति करके देखो आप लोग क्या होती है राजनीति, आपको पता चल रहा है। आप लोग मंत्री, मुख्यमंत्री प्रदेश में इतने बड़े बड़े पद में रहते फिर भी संतुष्ट नहीं रहते। हम जैसे कार्यकर्ता 1 दशक से ज्यादा बिना पद के रहे हैं और राजनीति कर रहे, फिर भी आप उसमें दिक्कत है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को अभी फिलहाल सत्ता वापसी के बजाय अपनी जो अंतर कला है, सत्ता वापसी के तो बारे में अभी सोचे मत। और आप अभी अंतर कला को दूर करें। अच्छा, अंतर कला को आप अभी युवा कांग्रेस में जो है फिर से जो है राजनीति में आपकी वापसी करेंगे या नहीं, इनके बारे में अभी इसके बारे में विचार कर रहा हूँ। फिलहाल मैं अभी आराम के मूड में हूँ, क्योंकि 4-5 साल से शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, राजनीतिक और सामाजिक चारों तरह से मुझे लगभग चोट पहुंचाने की भरसक प्रयास किया गया, कोशिश की गई थी। इसमें सभी लोग नाकाम रहे और टीआई आज सस्पेंड है, जो मेरा जिला बदल की है। अभी युवा कांग्रेस में वापसी करने से पहले मैं अपने आप को फिर से मजबूत करूंगा। पहले जैसे मैं फिर से कहना चाहूंगा उतने मन से कर पाऊंगा कि नहीं, ये तो नहीं करता। तो ऐसे में आपको जो है सोचने और समझने का समय मिलेगा अब वही कि आप क्षेत्र के काम को, अपने आम जनता के काम को दरकिनार करके अपने आप को आराम देना चाहेंगे। हाँ, आपका सवाल तो बहुत गंभीर और बहुत सही है कि जनता की समस्या को नजरअंदाज कर मैं आराम कर रहा हूँ साल भर, ये भी गलत बात है। तो उस पर अभी विचार कर रहा हूँ, क्योंकि खुद पर अगर काम नहीं करूंगा तो जनता का काम नहीं कर पाऊंगा। यानी सभी तरह से मजबूती चाहिए और मैं अभी पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार नहीं मान पा रहा हूं कि अभी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले मैं क्या करूं, या एक स्वतंत्र कार्यकर्ता के तौर पे काम करूं, खुद का संगठन खड़ा करूं, या शिवरतन शर्मा जी जो मेरा जिला बदल रोके मैं उनके साथ हो लूं। तो मेरे कहना चाहिए मन में भी कई ऐसे सवाल हैं, उस सवाल का मैं खुद को जवाब देना चाहूंगा। जब मुझे अपना खुद के सवाल का जवाब मिल जाएगा तब मैं जनता के लिए कुछ कर पाऊंगा, और मुझे अभी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि मैं अभी करूं क्या। क्योंकि कांग्रेस भी जिस हम अब राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े, हम प्रचार करते हैं मोदी जी ये है, हमारे नेता ये है, तो राहुल जी को भी सिस्टमेटिक ढंग से कुछ बदलाव करना चाहिए जैसे मोदी जी करते हैं। भाई रसूखदार लोगों को साइड कीजिए ना, रसूखदार लोग जो है कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं, इसलिए ये हाल है कांग्रेस का पूरे देश में। तो हम जैसों की बात जब तक नहीं सुनेंगे तो हम अपनी बात कहाँ रखेंगे। कांग्रेस पार्टी में अगर आप जैसे कहां से मैं किस मन से अब जनता की लड़ाई लड़ूं, तो यही मेरा सोच है कि कवासी लखमा को छोड़ो आप IAS अधिकारी शिशुपाल सूरी को मंत्री बना सकते थे। राहुल जी आप पढ़े लिखे, हम तो नहीं है, आप पढ़े लिखे हो, तो आपके पास मौका था। कवासी लखमा जी को आप साधारण विधायक रहने देते, और शिशुपाल सूरी जी जो है आदिवासी समाज के, सर्ववादी समाज के प्रदेश अध्यक्ष है, आप उनको मौका नहीं दिए।
खुशवंत आप गिरीश देवांगन जी के जगह या शैलेश नितिन त्रिवेदी की जगह सुरेंद्र शर्मा जी के जगह आप देखिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये लोग अच्छे नेता है, लेकिन कहीं ना कहीं खुशवंत गुरु को भी मौका देना चाहिए था कांग्रेस में। वो बड़े शख्सियत है भाई। ऑलरेडी 15 साल हम लड़कर सत्ता में आए थे, हमको सबसे पहले अपने जनता और अपने संगठन को महत्व देना था, लेकिन केंद्र बिंदु हम सत्ता को बना दिए। ये एक छोटा सा प्रश्न है, आपने बहुत सही बात कहा। लेमिच्छा गुरु डहरिया तिल्दा नेवरा से पार्षद के जो है अध्यक्ष थे, और टोटल तिल्दा में 22 सीट जो पार्षद की थी, और 22 सीटों में मैं बता देना चाहता हूँ 18 सीट जो है बीजेपी जीती थी और सिर्फ 4 सीट जो है कांग्रेस जीती थी। और उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी से जो है लेमिच्छा गुरु डहरिया जी जो है अध्यक्ष भी बन गई थी। उसके बाद जो था वो बीजेपी में चली गई। तो कहीं ना कहीं ऐसे आप जो बता रहे हैं, ऐसे ही सारे चीजों से हमारे तमाम जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उनके मनोमस्तिष्क में क्या चोट पहुंची जिसके कारण उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब ये तो तिल्दा का मामला है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी की है। तो कांग्रेस पार्टी में जो है अध्यक्ष बने, मैं भी चाहता था, तो मुझे तो निजी तौर पे खुशी हुई उस टाइम, लेकिन ये सब चीजों को सरकार को समझना है। नहीं, वो आपको खुशी हुई, वो अध्यक्ष बन भी गए, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष बनने के बाद जो है पुनः बीजेपी में चले जाना। अब लेमिच्छा गुरु डहरिया जी या कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी थे वो तो जीत गए थे, लेकिन जीतने के बाद ऐसा क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं आप जो चीज बतला रहे हैं, ऐसे ही चीजों से क्या हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता, क्या इस परिस्थिति से जूझ रहे होंगे, शायद इसी के लिए चले गए, ये मेरा कहना है। अब ऐसा है कि उनके पार्टी में जाने के एक ही कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। अब उनका कहना चाहिए परिवार भी बीजेपी को समर्थन दिए, तो उनका कांग्रेस में रहना वाजिब नहीं था वो एक कहना चाहिए पद है, लेकिन अब उस समय और चुनाव नजदीक थे, अब कार्यकाल तो खत्म होने वाला था, ऐसा है भाई, सरकार है तब तक जो भी है, तो पूरे प्रदेश का हाल बुरा हो गया था। देखिए, हम चाहते थे कि आपसी तालमेल से जनता, संगठन, शासन का आपसी तालमेल बनाकर हम चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार चले, लेकिन भूपेश बघेल जी जो है खुद पर केंद्र बिंदु हो गए, फिर सत्ता को केंद्र बिंदु बना दिए, मतलब वहीं तक वो सीमित रख दिए। ऊपर से टीएस बाबा और भूपेश बघेल जी का विवाद 2.5 साल, वहां पर भी हम राहुल जी से थोड़े से नाराज हुए, भी 5 साल बाद 15 साल बाद हम सरकार में आए हैं। अब टीएस बाबा और भूपेश बघेल जी को साइड कर उमेश पटेल जी को बना देते, जैसे एमपी में मोहन यादव जी बन गए हैं, जैसे राजस्थान में जैसे यहाँ विष्णुदेव जी बने, तो अब तीसरे चरणदास महंत जी को बना देते, अथाह अनुभव था उनके पास, है अभी भी कई हैं ऐसे, दीपक बैद जी को ही बना देते, फिर से सांसद थे वो। तो देखिए, दो बीच के विवाद में तो भाई कार्यकर्ता को पीसना ही है, जनता का भी हित और भला वहां पर दिखता नहीं है, क्योंकि जनता को भी लगने लगता है कि अरे यार ये तो अपने अपने में ही लड़ रहे हैं, सत्ता ही लोग को चाहिए, हमारा कोई मतलब, तो ऐसे जो कहना चाहिए एहसास जनता को हो गया। मारने का प्रमुख कारण यही है। हमारे टीजीपी मीडिया की ओर से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। हम चाहते हैं कि आप अपने से हमारे क्षेत्र, हमारे और अपने क्षेत्र को जो है लोगों को जो है कुछ राय दें, कुछ अनुभव शेयर करें, जो हम अपनी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकें। अब सभी अपनी अपनी लड़ाई लड़िए, और नेताओं पर टिप्पणी करने से पहले जब तक आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक आप नेता को नहीं सच पाएंगे। और हम जैसे नेता का थोड़ा सा व्यवहार से हम सब व्यवहार कुशल नहीं रहते, लेकिन होता क्या है, आपके लिए जब हम आपके परिवार के लिए जब हम लड़ने आते हैं तो आपसे भी ज्यादा हम लड़ते हैं आपके लिए। जितना आप जो है सोचते हैं उससे ज्यादा हम आपके लिए कर देते हैं। तो कभी कभी कुछ नहीं, ना लिखिए ना बोलिए, तो शांत रहकर आप लड़ाई को एक सकारात्मक ऊर्जा हमको प्रदान कीजिए, ताकि हम लड़ाई लड़ते रहें। और बैनर, पोस्टर, पद प्रतिष्ठा, चुनाव लड़ने और कहना चाहिए नेताओं को पीछे के लिए हम राजनीति में नहीं आए हैं, आपकी लड़ाई लड़ने आए, और लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। बस आप साथ दीजिए, साथ नहीं दे सकते तो लिखिए, मजबूत करूंगा। पहले जैसे मैं फिर से कहना चाहूंगा, उतने मन से कर पाऊंगा कि नहीं, ये तो नहीं करता, लेकिन ऊपर वाले ने
जितने जिला बदल, चाहे भूपेश बघेल जी हो, सरकार से आज चले गए भूपेश बघेल जी, चाहे टीआई अमित तिवारी हो, कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट से जमानत ना होता तो आज वो कहीं का नहीं रहते। फिर भी वो अब पहले जैसे वो कहना चाहिए जो मेरे जिला बदल कंपनी से पैसा लेकर किया था, कुछ भी रहे, आज अपने नौकरी के लिए तरस रहे हैं। कांग्रेस सरकार जो है हारने का जो कारण है वो कहीं ना कहीं भूपेश सरकार के कार्यकाल से हुआ है, तो इस पर आप जो है क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने जो है कांग्रेस सरकार को चाहा है और आपने सच्ची निष्ठा से जो है कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, क्षेत्र में आपकी पकड़ जो है बहुत मजबूत है। और मैं तो कहूँगा कि इतने कम उम्र में अगर कांग्रेस पार्टी जो आज जो कभी लोग कहते हैं जो डूब रही है, डूबता सूरज उनको कहा जा रहा है, उनकी संज्ञा देते हैं, ऐसे जगहों में कांग्रेस को आपने उभारा है, कांग्रेस के नेता के रूप में आपको जाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की हारने पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे निजी तौर पे आत्मी संतुष्टि मिली है। अगर ये सरकार रिपीट होती तो शायद मैं फिर से उठ खड़ा नहीं होता, लेकिन अब कहना चाहिए जनता ने हम जैसों को फिर से मौका दिया है कि अब फिर से वही मंच, वही प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार है, आइए और हमारे बीच आकर हमारी आवाज उठाइए। और रही बात भूपेश बघेल जी के आने का, तो ये लोग कितना भी ईवीएम को दोष दे, हंसदेव को खुलेआम काटते हुए पूरे दुनिया ने देखा है। इतने बड़े आंदोलन को, इतना बड़े पंचायत के पदाधिकारियों को रातों रात जेल में ठूसना, बिना ग्राम सभा, बिना जन सुनवाई के अडानी को, हंसदेव को सौंप देना, और जबकि राहुल गांधी जी स्वयं हंसदेव आकर बोले थे कि एक टहनी नहीं कटने दूंगा कांग्रेस की सरकार लाओ, तो ऊपर से बस्तर में लगातार जबरदस्ती कैंप खोलना, वहां शांति की मांग हो रही है, जहां तो वहां शांति दीजिए, हथियारबंद आप जवानों को वहां बैठा दे रहे हैं। और रायपुर संभाग, दूर संभाग, बिलासपुर संभाग में लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारदाना के लिए हो, चाहे महादेव सट्टा हो, चाहे पीएससी घोटाला हो, चाहे कहना चाहिए अपना उद्योगों में स्थानीयों को महत्व नहीं दो, तो तरह तरह के जो मुद्दे हैं वो भूपेश बघेल जी के कितना भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, जनता जो है इस तरह के मुद्दे को पसंद नहीं किए। और हारने का मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल जी की कार्यशैली। कांग्रेस नहीं हारी, यहाँ भूपेश बघेल जी हारे हैं, और ये आखिरी सत्य है। आपका लगातार जो अभी निर्माणाधीन संयंत्र है अपोलो, जिसको कहा जाता है APL अपोलो कंपनी में विगत 5-6 सालों से आपकी जो है चुनौतीपूर्ण लड़ाई जो है चल रही है, और ये बात जायज नहीं है, कई लोगों को आपने रोजगार दिलाया है, कई रोजगार मजदूरों को जो उनका SIPF और पेमेंट में वृद्धि आप करवाई, ये बात सत्य है। लेकिन ये 5 सालों से जो अपोलो के खिलाफ आपकी जो लड़ाई है, उस लड़ाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये विराम अभी लगेगी कि निरंतर जारी रहेगी? अभी फिलहाल खुद से अब लड़ाई क्या, अब जिला बदल के बाद देखिए अब 3.5 महीना जेल में रहा, कहीं ना कहीं जिला बदल में अपोलो का भी पूरा योगदान पूरा हाथ है, क्योंकि मैं बताया ना कि सीएम का, चाहे किसी भी उद्योग में सीएम का डायरेक्ट दखल था कि मैं बैठा हूँ, आप बिना किसी के बिना कानूनी प्रक्रिया के आप खुलवाइए, कौन क्या। तो हम जैसे लोग आ गए हैं, तो अपोलो हो चाहे जो भी अपन कह सकते हैं कि बोलिए। अच्छा, सामने आ जाइए, बोलिए। तो इसमें अपोलो के साथ साथ अपने कांग्रेस पार्टी की सरकार में बैठे लोगों का भी हाथ है। और रही बात अपोलो में चुनौतीपूर्ण लड़ाई की, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा है। अपोलो को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे एक अच्छा अनुभव दिया और इस तरह की लड़ाई लड़ने का आपने मौका दिया। लेकिन ये लड़ाई जो है अभी तक जारी है। देखिए, मैं वही बताया ना कि जिला बदल के बाद आया, 3.5 महीना जेल रहा, फिर जेल से आया मैं 15 दिन 1 महीने बाद फिर से गिरफ्तार हुआ, लगातार 3 FIR हुए हैं। और अभी देखिए, ये कहना चाहिए कि हम क्रांति चाहते हैं लोगों के मन में, तो चुप बैठने से तो आनी नहीं है। और अभी फिलहाल मैं सच में कहूँ तो 1 साल आराम के मूड में हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अपने आप को वक्त देना चाहता हूँ। मैं कहाँ गलत हूँ, पार्टी कहाँ गलत है, सरकार कहाँ गलत है, अपोलो कंपनी कहाँ गलत है, पब्लिक कहाँ गलत है, इस सब की समीक्षा खुद से ना करूँ तब तक मुझे समझ नहीं आएगा। सही दिशा देना चाहता हूँ लड़ाई को। ऐसा नहीं कि हम लड़ते जा रहे हैं और हम परिणाम के लिए या पब्लिक को
भी कुछ उसमें अवसर न मिले तो ये लड़ाई नहीं। उसके लिए मैं खुद को समय देना चाहता हूँ, 1 साल पहले अपनी समीक्षा करूंगा, उसके बाद आगे की रणनीति बनाऊंगा। क्षेत्र की आपके गांव से लेके आपके आसपास के क्षेत्र के कई सारे लोग आपके घर में सुबह से ही जो है जाके फरियाद करते हैं। अमूमन जो समय में सत्ताधारी लोग हैं, जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं या संवैधानिक पद से या जो है लीगल रूप से, लेकिन आप कोई पद और प्रतिष्ठा में नहीं है, फिर भी क्षेत्र की जनता आपको चाहती है, भले ही पार्टी किसी भी प्रकार की हो, तो ऐसे में आपको जो है सोचने और समझने का समय मिलेगा अब वही कि आप क्षेत्र के काम को, अपने आम जनता के काम को दरकिनार करके अपने आप को आराम देना चाहेंगे। हाँ, आपका सवाल तो बहुत गंभीर और बहुत सही है कि जनता की समस्या को नजरअंदाज कर मैं आराम कर रहा हूँ साल भर, ये भी गलत बात है। तो उस पर भी विचार कर रहा हूँ, क्योंकि खुद पर अगर काम नहीं करूंगा तो जनता का काम नहीं कर पाऊंगा। यानी सभी तरह से मजबूती चाहिए, और मैं अभी पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार नहीं मान पा रहा हूं कि अभी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले मैं क्या करूं या एक स्वतंत्र। बस आप साथ दीजिए, साथ नहीं दे सकते तो लिखिए, लिख नहीं सकते बोलिए, बोल नहीं सकते तो चुप रहिए, लेकिन आप कैसे भी करके हमारे साथ दीजिए। और एक बार फिर से मैं टीजीपी मीडिया के सभी दर्शकों को सादर धन्यवाद, और रामेश्वर भाई को फिर से एक बार धन्यवाद। ये मेरा पहला इंटरव्यू था। सर, एक छोटा सा सवाल आप पूछने का मन हो गया आपसे। रवि जी, एक सवाल बताइए, आगे अनंत चुनौतियां आएंगी, क्या आप उस चुनौती का सामना करके जनादेश के लिए लड़ेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे, पार्टी कुछ भी हो, पर क्या आप क्षेत्र के एक उम्दा जो है जनप्रतिनिधि बनकर सामने आना चाहेंगे, तमाम चुनौतियों को छोड़कर, लड़कर? अब ये तो जनता ही तय करेंगे, अब पहले से कहना तो उचित नहीं होगा। अभी तो फिलहाल मुझे बहुत सारे काम करना है, कुछ है। अब उद्योग तो आ गए हैं, मैं रोक नहीं सकता, आ गए हैं तो उनका सभी का तहे दिल से स्वागत है, लेकिन युवाओं को आप लोग महत्व दीजिए, स्थानीय युवाओं को, खासतौर पे हमारे ITI किए हुए, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर, ऐसे जितने हमारे क्षेत्र की युवा है, एक आध बार आप रोजगार मेला लगाइए। रोजगार मेला के माध्यम से आप हमारे क्षेत्र की युवाओं को मौका दीजिए, वो आपको बेहतर से बेहतरीन कर देंगे। रही बात रामेश्वर भाई की सवाल की मैं चुनौती को स्वीकार करूंगा कि नहीं, चुनौती हर पग में, और अभी आपके साथ बैठा हूं ये भी मेरे लिए एक चुनौती है, क्योंकि पहला इंटरव्यू मेरा, तो आपने मुझे चुनौती दी है कि आप हमारे साथ बात कीजिए, तो ये भी एक चुनौती, पल पल में चुनौती है, और हर चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे टीजीपी मीडिया द गोल्डन भारत, और ऐसे शख्स आपके बीच यहाँ पे मौजूद है। रवि तिवारी, 34 साल, सर 34 साल एज होगी आपकी, 34 साल का एक बांका नौजवान, छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार जिले के अंचल में आप देखे हैं। छत्तीसगढ़ के ये बलौदाबाजार अंचल जो है तमाम संत महात्माओं, ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े बलदानी सभी से जो भरा पड़ा है, और वैसे ही हमारे बीच हमारे रवि तिवारी जी थे, जो अपने इस छोटे से जीवन काल में लोगों के लिए समर्पित होकर, चाहे पार्टी किसी भी की हो, जन सेवा लगातार की है। क्षेत्र में खुल रहे सभी कंपनियों का पुरजोर विरोध उनकी गलत नीतियों से करते हुए क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के लिए लगातार जेल जा चुके हैं। जेल यात्रा उनकी हुई है, 110 की धारा उन पर लगी हुई है, और उसके बाद भी उनके जोश और जुनून में कोई कमी नहीं है कि वो क्षेत्र के जनता के लिए लड़े। इसीलिए टीजीपी मीडिया ऐसे ही होनहार और ऐसे ही लोगों के इंटरव्यू लेके आपके बीच में आएगा, लगातार आते रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। गोल्डन भारत के लिए रामेश्वर जांगड़े की रिपोर्ट, बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ से।